हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा चैनल है जो कि स्टूडेंट के लिए हर संभव प्रयास करता है और जो भी नया अपडेट होता है इस चैनल पे जाता रहता है। कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी स्टूडेंट का मुद्दा रहता है, उसको हम लोग प्रमुखता से उठाते हैं। इसी बीच क्या है कि यूपी में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था, जिसमें आप जानते हैं कि लगभग 48 लाख स्टूडेंट एग्जाम में अपियर हुए थे और उसमें पेपर लीक हो गया। इससे बहुत सारे स्टूडेंट हताश निराश हो गए और बहुत सारे स्टूडेंट बहुत दूर दूर से इसका प्रिपरेशन करके गए थे। कोई बिहार से, कोई झारखंड से, बहुत सारे स्टेट से स्टूडेंट गए थे। इसी बीच क्या है कि पेपर लीक का मामला आ गया, जिसमें आप जानते हैं कि 45 से 50 क्वेश्चन रीजनिंग का था। और इसी बीच हमारे साथ आज रीजनिंग के स्टार टीचर पटना के जुड़ गए हैं, एसके गुप्ता सर। एसके गुप्ता सर बेहतरीन तरीके से रीजनिंग पढ़ाते हैं और इनका पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल यूनिक है। बेहतरीन अंदाज में पूरा एकदम नए पैटर्न पर पढ़ाते हैं। और सर से जानना चाह रहे हैं कि सर, बहुत सारे स्टेट एग्जाम में पेपर लीक की मामला आ रहा है, चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे राजस्थान हो, ऐसा कोई राज्य नहीं है जो इस पेपर लीक के मामला से अछूता रह गया है सर। इस बीच सर, सरकार को कैसा एक्शन लेना चाहिए, सरकार को इस पर कैसे ध्यान देना चाहिए, सरकार को इसे नियम में बदलाव करना चाहिए और उसको कठोर से कठोर सजा का प्रावधान करना चाहिए, ताकि जो भी ऐसे कामों में संलिप्त रहते हैं उन पर सरकार की एक पैनी नजर रहे और ऐसा कानून रहे जो पेपर लीक करने से भी डर जाए। तो सर, इसके बारे में सर आपकी क्या राय है जो यूपी पुलिस एग्जाम का पेपर लीक हो गया सर इसमें? सबसे पहले आपको धन्यवाद। और जहाँ तक बात है यूपी पुलिस का जो पेपर लीक हुआ है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की गतिविधि जो है नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस पर कड़ाई से एक्शन लेना चाहिए। सबसे जरूरी चीज ये होता है कि जो पेपर लीक करवाते हैं वो तो कुछ पैसों के लिए पेपर लीक कर देते हैं। उनको तो पैसा चाहिए, उससे को उसको इस बात से क्या मतलब है कि विद्यार्थी किस प्रकार से कहीं भी, चाहे वो पटना में हो, चाहे इलाहाबाद में हो, चाहे किसी भी दूसरे जगह रह करके जो तैयारी करते हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन मोड में पढ़ रहे हैं या ऑफलाइन मोड में पढ़ रहे हैं, उससे मतलब नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एग्जाम देने के लिए एक जगह से दूसरे जगह उसको सफर भी करना पड़ता है। विद्यार्थी, विद्यार्थी के परिवार वाले उनसे आशा लगा करके रखे रहते हैं कि उनको नौकरी होगा, उनका परिवार का स्थिति सुधरेगा और उनको जीवन में एक मतलब एक अलग पहचान मिलेगा। और इन सभी के बावजूद, उनके मेहनत के बावजूद, उस बीच में एक कलंक आ जाता है और वो कलंक का नाम है पेपर लीक होना। जो पेपर लीक होने वाला जो कलंक है, यह मुद्दा खत्म होना चाहिए, यह चीज हट जाना चाहिए। पेपर लीक का सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। ऑनलाइन मोड में यदि एग्जाम होता है तो उसमें पेपर लीक का चांसेस नहीं के बराबर होता है। और ऑफलाइन मोड में जो एग्जाम होता है तो उसमें लगभग जितने भी जगह पर जिन भी एग्जाम होता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में यही होता है कि पेपर लीक होता है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं सरकार से यही गुहार लगाना चाहूंगा कि आप जो भी एग्जाम करवाते हैं, चाहे लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना सारा एग्जाम जो है ऑनलाइन मोड में कर दिया है। तो अब जो है सरकार को जो मतलब राज्य के जो सरकार है, चाहे वो बिहार सरकार है, चाहे यूपी के सरकार है, या फिर झारखंड के या राजस्थान के या जहीं भी है, जहां भी पेपर लीक का मामला आ रहा है, तो सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है ऑनलाइन एग्जाम का मोड अपनाना चाहिए, ताकि इससे जो है पेपर लीक की संभावनाएं नहीं के बराबर होती है। तो ये ज्यादा अच्छा होगा कि एग्जाम ऑनलाइन। दूसरी बात यह है कि मैं खुद तैयारी जब करता था तो मैं उस समय में खुद का कष्ट तो देखा हुआ हूँ और साथ ही साथ मैं अभी भी विद्यार्थियों का कष्ट भी देखता हूँ। कुछ तो ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कच्चा चूरा नमक ले करके जाते हैं, मिर्ची ले लेते हैं, प्याज ले लेते हैं, थोड़ा सा उसमें दाल मोट ले लेते हैं और वो लेकर के वो एग्जाम सेंटर पर रहते हैं। वहां पर जब मैं परीक्षा देता था तो मैंने देखा था, मैंने खुद भी खाया है और मैंने दूसरे स्टूडेंट को भी खाते हुए देखा कि कच्चा चूरा और दाल मोट वो खा करके जो है एग्जाम देने जाता है। तो इस प्रकार का गतिविधि जो है सरकार को बंद करवाना चाहिए। सरकार को इस पर पूरा से पूरा एक्शन लेना चाहिए कि जो भी पेपर लीक का जो मामला होता है ये पूर्ण रूपेण से बंद हो जाए। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ बहुत ज्यादा मात्रा में खिलवाड़ होता है पेपर लीक मामले से। इसको पूर्ण रूपेण बंद किया जाना चाहिए और इसका बंद होने का बस और बस एक ही उपाय है, ऑनलाइन एग्जाम मोड। ऑनलाइन एग्जाम मोड अगर हो जाएगा तो पेपर लीक लगभग बंद हो जाएगा। जैसा कि सर भी बता रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो काफी ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हैं और वैसा पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसके लिए वो काफी मजबूरी में एग्जाम देने जाते हैं। यहाँ तो कर्जा भी पैसा लेकर एग्जाम देने जाते हैं और ट्रेन में देखते होंगे कि भेड़ बकरियों की तरह स्टूडेंट काफी उसमें शामिल होकर जाते हैं, जितना कैपेसिटी रहता है उससे भी अधिक जाते हैं। तो इसी भी देख रहे थे कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए और ऑनलाइन एग्जाम मोड होना चाहिए, ऐसा सर का कहना है। इसके अलावा क्या क्या आप जानते हैं कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में एएलपी और टेक्नीशियन की बहाली आ चुकी है, जो रेलवे के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है वैसे स्टूडेंट के लिए जो रेलवे की तैयारी करते हैं।
रेलवे के स्टूडेंट देखते हैं कि 2018 के बाद इस बार एएलपी और टेक्नीशियन की बहाली आई हुई है। काफी लंबे अंतराल के बाद रेलवे में बहाली देखने को मिलती है। इसी बीच रेल एएलपी और टेक्नीशियन की तैयारी स्टूडेंट को कैसे करना चाहिए कम समय में, ताकि उसका बेरोजगारी का धब्बा हट जाए और वो अपने माँ बाप के सपनों को और अपने सपनों को एक सही साकार रूप दे पाए, और सर वो इस 2024 में चुनावी साल में अपने आप को सेल्फ डिपेंड हो जाए और अपना बेहतरीन फ्यूचर बना सके। सर देखिए, जब आपने इसमें एक चीज कहा है कि बहुत बेहतरीन मौका मिला है रेलवे के एग्जाम को लेकर के, एएलपी के वैकेंसी को लेकर के, तो मैं इस बात से सहमत नहीं। यह मौका नहीं है। 5696 सीट जो कि फाइनल है, यही सीट है। सरकार इस पर कुछ भी कहेगी कि बढ़ेगा सीट नहीं बढ़ेगा, वो अलग मामला है। वो मुझे लगता है कि नहीं लगता, वो छोड़ दीजिए। 5696 सीट 6 साल के बाद इतनी कम वैकेंसी देना, ये बहुत बड़ा मौका नहीं है। ये विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ठीक है, ये विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। ये कोई मौका नहीं है, विद्यार्थियों को ये मौका बिल्कुल नहीं है। मैं विद्यार्थी को बरगलाना नहीं चाहता हूँ, मैं विद्यार्थी को साफ साफ कह देना चाहिए यह विद्यार्थियों के साथ धोखा है, या मौका बिल्कुल भी नहीं है। रहा बात की अब जो सीट है उसी सीट में आपको तैयारी करना है, तो आप उसमें रीजनिंग की तैयारी कैसे करेंगे? यदि आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सभी स्टूडेंट को कह देना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट कम से कम 2 साल 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग आप जो है ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आप रूम में बैठ करके अपना सेल्फ टेस्ट दे करके प्रैक्टिस कीजिए। सबसे ज्यादा फायदा आपको यहाँ पर रीजनिंग के क्वेश्चन बनाने में आपका टेस्ट सीरीज ही अभी काम आएगा। दूसरी बात यह है, यदि आपने बेसिक बातें रीजनिंग का आपने नहीं पढ़ा, यदि आपने रीजनिंग का जो बेस होता है वो आपका बेस नहीं है, या फिर आपने जो रीजनिंग का जो बेसिक नॉलेज है वो आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर आप जो है मतलब बहुत सारे टीचर हैं जो टारगेट बैच चला रहे हैं, तो आप वो टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मैं भी टारगेट बैच चला रहा हूँ अपना, मैं भी अपना टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी चीज होता है कि आप यदि पहले से पढ़ रहे हैं तो आप रूम में बैठ करके हो या किसी भी कोचिंग संस्थान में, आप जहां भी जा सकते हैं, आप मेरे पास भी आ सकते हैं या किसी दूसरे टीचर के पास भी, जहां भी आप पढ़ सकते हैं वहां पर आप पढ़िए। और ये चीज जान लीजिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग में प्रैक्टिस की आवश्यकता है, क्योंकि जो पिछले ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो एग्जाम हम लोग अभी देखे हैं फिलहाल, तो उस एग्जाम के हिसाब से अगर हम देखें तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो है वो 7 से 11 क्वेश्चन, 5, 7, 11 इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो अगर हम उसको ले लें तो उसमें अगर मान लीजिए कि आपके सेट में 5 क्वेश्चन है, मैं मिनिमम ही लिया, किसी के 7 है, किसी के 9 है, किसी के 10 भी है, किसी के 11-12 भी है। अगर आपके सेट में मान लीजिए 5 क्वेश्चन ही आता है और सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन विद्यार्थी को जो वहां पर प्रेशर दे देता है, और वो प्रेशर में जो विद्यार्थी गलती करता है। रीजनिंग एक ऐसा जाल है जिसमें अगर आप एक क्वेश्चन अगर आपको नहीं बनता है और अगर आप उसमें उलझ जाते हैं तो इतना बात फाइनल रखिए कि उसके अगल बगल वाला क्वेश्चन भी आपको नहीं बनेगा। इस बात की गारंटी मेरी है। किस बात की? यदि आप रीजनिंग के एक क्वेश्चन में एग्जाम में उलझ गए तो समझ लीजिए 2-3 क्वेश्चन को वो गड़बड़ा देगा। इसके अलावा सर बिहार एसएससी में भी रीजनिंग काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है सर, और ये भी आपको डिसीजन देगा कि आपका सिलेक्शन फाइनली होगा या नहीं। तो सर बिहार एसएससी के लिए भी स्टूडेंट को कैसे तैयारी करना चाहिए ताकि 50 क्वेश्चन उसके पीटी में तो उसका बेहतरीन तैयारी हो जाए। और सर वैसे स्टूडेंट जो न्यू स्टूडेंट है तो उसको स्टार्टिंग पीरियड में सर कैसे तैयारी करना चाहिए ताकि रीजनिंग पर उसका एक विशेष पकड़ बन जाए। सर देखिए, रीजनिंग का जो क्वेश्चन है बिहार एसएससी में 50 क्वेश्चन है, और ये 50 क्वेश्चन जो है तो उसमें 7 से 10 क्वेश्चन एनालॉजी से आ जाता है, 5 से 7 क्वेश्चन जो आपको क्लासिफिकेशन से आ जाता है, 5 से 7 क्वेश्चन आपको सीरीज चैप्टर से आ जाता है। इसके लिए मैं सिंपल सा बात, इसके लिए भी वही बात है कि आप एसएससी का प्रीवियस ईयर सेट निकालिए। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एसएससी का जो सेंट्रल एसएससी का एग्जाम होता है मैं उसका बात कर रहा हूँ, मैं बिहार एसएससी का एग्जाम का बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो एसएससी का एग्जाम होता है उसका आप क्वेश्चन निकालिए पिछले लगभग 10 साल का, और पिछले 10 साल का क्वेश्चन आप एसएससी का रीजनिंग का बना लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि आपका 50 में से 45 क्वेश्चन, 50 में 45 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम वहीं से मिल जाएगा। इसके अलावा जी सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो कहते हैं कि रेलवे का एग्जाम और रेलवे का बहाली प्रत्येक साल नहीं आता है। जैसे एसएससी में होता है कि कुछ भी वैकेंसी आए लेकिन प्रत्येक साल आता है, एवरी ईयर आता है। तो सर वैसे स्टूडेंट के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा
अपॉर्चुनिटी दिया है कि आप रेलवे में बहाली एसएससी के तर्ज पर आएगी और इसका भी कैलेंडर प्रत्येक साल आएगा। तो ऐसे में सर स्टूडेंट को कैसे तैयारी करना चाहिए, किस वे में तैयारी करना चाहिए कि प्रत्येक साल बहाली आने वाली है, इसका मतलब है कि जॉब पाना रेलवे में अब सर एसएससी की तरह आसान हो गया सर। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि आप जो बोले हैं वो बिल्कुल सही हो जाए। सरकार जो है ये जो कह रही है कि मैं प्रत्येक साल वैकेंसी दूंगा, अगर ऐसा हो जाए तब तो बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन सबसे पहला जो पिछला रेपुटेशन देख रहे हैं सरकार का, वो पिछला रेपुटेशन यह है कि 6 साल में 6000 भी वैकेंसी उन्होंने एएलपी का नहीं दिया। तो जब 6 साल में उन्होंने 6000 भी वैकेंसी नहीं दिया है तो हम आगे भविष्य का हम अभी कैसे मान लें। रहा बात कि अगर ऐसा हो जाता है कि हर साल प्रत्येक वर्ष यदि वैकेंसी आने लगे, अभी जैसे कि सरकार ने जो अभी नोटिफिकेशन जो दिया है टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन उन्होंने दे दिया, 8 मार्च से आपका टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप हो जाएगा, वो शुरू हो जाएगा। 9000 पोस्ट है जिसमें, साथ ही साथ उसके बाद रेलवे जेई के लिए भी उन्होंने भी दे दिया है। यहाँ जी हम जेई का भी लाएंगे, आरपीएफ का भी लाएंगे, वो बिल्कुल सही है। हम इतना बात को मान लेते हैं, इतना बात हम मान करके चलते हैं कि चलिए इस 2024 में आप वैकेंसी दे रहे हैं, 2024 का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपने दे दिया है, तो हम इस बात को मान लेते हैं। लेकिन इसके बाद 25 का, 26 का, 27 का, 28 का, 29 का, 30 का या आगे फ्यूचर का अगर सरकार प्रत्येक वर्ष वैकेंसी देती है तो मैं इस सरकार के लिए बहुत जो है मतलब क्या मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा, क्योंकि इससे विद्यार्थियों का भविष्य सुधरेगा और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। सरकार इस पर ध्यान दे, सरकार अपने वादा को खिलाफ में ना जाए, अपने वादा खिलाफी ना करे। सरकार जो बोली है अगर वो बात मान लिया जाए, अगर उसके हिसाब से चलते तो ये बहुत ही बेहतर होगा विद्यार्थियों के भविष्य के लिए। जैसा कि सर भी बता रहे थे कि अगर प्रत्येक साल बहाली आती है तो वैसे स्टूडेंट जो अदर एग्जाम की तैयारी करने लगते हैं तो ओनली फोकस होकर रेलवे की तैयारी करेंगे और इससे क्या होगा कि उसे कम समय में ही जॉब मिल जाएगा। इसके अलावा सर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कहीं ना कहीं सिलेबस कंप्लीट कर लिए होते हैं और उनको लगता है कि अब हमें सिर्फ शेयर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो सर वैसे स्टूडेंट जो सिलेबस पढ़ लिए हैं क्योंकि लंबे अंतराल के बाद बहाली आई हुई, तो उसको सर क्या रणनीति अपनानी चाहिए ताकि उसका इस बार सिलेक्शन हो जाए। और शेयर प्रैक्टिस में एक दिन में सर कितना शेयर प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने क्वेश्चन का जो नहीं बने उसका किस तरह से मूल्यांकन करना चाहिए ताकि जो भी उनका वीक सेक्शन है वो स्ट्रांग हो जाए। सर देखिए, सबसे पहला मैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में तो कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी आप स्टूडेंट को कम से कम एक कंप्लीट टेस्ट यानी कि 75, जैसे एएलपी का क्वेश्चन का अगर हम बात कर ले, एएलपी के एग्जाम का बात कर ले, तो उसमें पीटी में जो यानी कि सीबीटी 1 में जो है 75 क्वेश्चन पूछा जाना है और 75 क्वेश्चन वाला कम से कम एक सेट तो विद्यार्थी को जरूर लगाना चाहिए। हर रोज वो कम से कम एक टेस्ट जरूर दे, चाहे वो आप सेल्फ टेस्ट दीजिए या किसी कोचिंग संस्थान में जाकर दीजिए, उससे मुझे पर्सनली कोई मतलब नहीं, आप दीजिए। आप कम से कम एक टेस्ट 75 क्वेश्चन वाला जरूर दीजिए। साथ ही साथ आपका जो पोर्शन वीक है, मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है या जीके जीएस वीक है, साइंस वीक है, जो भी वीक है, आप उसका अलग से फिर टेस्ट जरूर दीजिए। रीजनिंग का टेस्ट इसलिए आप जरूर से जरूर दीजिए क्योंकि रीजनिंग आपको एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन उलझाता है और वही 1-2 क्वेश्चन जो आपके उलझने के कारण मैथ्स और साइंस को भी गड़बड़ कर देता है, इसलिए आपको रीजनिंग टेस्ट भी जरूर देना चाहिए। जैसा कि सर ही बता रहे थे, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, अगर आप होल सेट नहीं लगाएंगे तब तक आपका रिजल्ट होना मुश्किल है। इसी के बीच अगर आप सर के यहाँ पढ़ना चाहते हैं तो सर का पता है, प्रगति पथ में सर पढ़ाते हैं, रीजनिंग का फैकल्टी है और भी सर पढ़ाते हैं, सीए सर पढ़ाते हैं, संजय सर पढ़ाते हैं और भी सर पढ़ाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि रेलवे में मेरा इस बार सिलेक्शन पक्का हो जाए तो आप प्रगति पथ को ज्वाइन कीजिए। इसका पता रामपुर लेन में है, जो कि सब्जी मंडी है उसी के पास में है। आप भी आकर टेस्ट लगा सकते हैं, टारगेट बैच कर सकते हैं, फाउंडेशन बैच का सारा यहाँ पर फैसिलिटी अवेलेबल है और वो भी काफ़ी अच्छी फैकल्टी के साथ में है जो कई सालों का पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी रखते हैं। और यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट सफल भी हुए हैं, जो रेलवे ही नहीं बहुत सारे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट के गए हैं, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, बहुत सारे एग्जाम को क्रैक किए हैं। अगर आप भी कम समय में अगर सफलता पाना चाहते हैं तो आपको स्वागत है प्रगति पथ में। पूरी वीडियो पूरी बातचीत सर के साथ कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू।